हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज एक नया पेपर लेके आए हैं, एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, BRF अर्थात बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्यवसायिक नियमन व्यवस्था का MCQ क्वेश्चन। क्योंकि आप सभी लोगों का डिमांड था कि BRF का भी, बिजनेस एनवायरनमेंट का भी या कंपनी लॉ का भी वीडियो बनाने के लिए। तो सब एक साथ संभव तो नहीं है, क्योंकि पढ़ना भी उसको पड़ेगा, उसमें से MCQ क्वेश्चन छांटना पड़ेगा, फिर वीडियो बनाना पड़ेगा। तो BRF का कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बना होगा, बेल आइकन दबा लें और जितना हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ताकि सब पढ़ें और सब पास हों। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन समझिए कि उसमें से पढ़ पढ़ के छांटना पड़ रहा है। तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो साथ में लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पहला लेक्चर। व्यवसायिक नियमन व्यवस्था का MCQ का पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ। चूँकि BRF में बहुत सारे एक्ट हो रहे हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम है, पार्टनरशिप एक्ट है, वस्तु विक्रय अधिनियम है, तो ऐसे ऐसे कई एक्ट इसमें शामिल है। तो चूँकि अभी भारतीय अनुबंध अधिनियम ही चलेगा, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ था। चूँकि ये तो स्टार्ट 1972 में ही हुआ था, लेकिन प्रभावी कब से हुआ? तो 1 सितंबर 1872 को प्रभावी हुआ। कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को। डेट याद रखिएगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख कार्य करने की इच्छा व्यक्त करता है, ठीक है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख कार्य करने की इच्छा व्यक्त करता है, थोड़ा सा लिखने में इसमें मिस्टेक हो गया, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ बातें की, शेयर की, ये क्या है? प्रस्ताव। प्रस्ताव का उल्लेख वस्तु विक्रय अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 2A के अंतर्गत किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रस्ताव पर दूसरा व्यक्ति अपनी सहमति व्यक्त करता है, मैंने आपके सामने कुछ प्रपोजल रखा और उसको आपने क्या किया? स्वीकार कर लिया, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वीकृति। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग होता है, उसे स्वीकृति कहा जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है, कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वचनदाता कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह व्यक्ति जो प्रस्ताव स्वीकार करता है, उसे क्या कहा जाता है? वचन गृहीता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ, तो वचनदाता। और वह व्यक्ति जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है, जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, आप उसको एक्सेप्ट किए, तो वचन गृहीता कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि स्वीकृति का उल्लेख है। स्वीकृति का उल्लेख है किस धारा के अंतर्गत है? धारा 2B के अंतर्गत है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, वचनदाता व वचन गृहीता के मध्य पारितोषिक क्या कहलाता है? जैसे दो व्यक्तियों के मध्य कोई भी अनुबंध होता है, समझौता होता है, बीच में एक जरूर चीज़ रहता है जिसके बदले में कार्य किया जाता है, वो कार्य क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। जैसे मैंने से आपसे कहा, ये सामान यहाँ ले आकर रख दो, या मेरे यहाँ ये काम करना है, तो पारितोषिक देंगे, फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो वो पारितोषिक ही प्रतिफल का होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठहराव का उल्लेख है किस धारा के अंतर्गत है? धारा 2E। ये जितनी भी धाराएं हैं वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है ठहराव के प्रकार कितने हैं? ठहराव के 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार है? व्यर्थ ठहराव, व्यर्थनीय ठहराव, अपरिवर्तनीय ठहराव, वैध ठहराव, अवैध ठहराव। ये 5 प्रकार के ठहराव होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठहराव है। एक ठहराव क्या होता है? एक तरह से प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक अनुबंध है। अनुबंध क्या होता है? ठहराव प्लस वैधानिक दायित्व को ही अनुबंध कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय न हो। एक ठहराव जो कानून के द्वारा परिवर्तनीय न हो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? व्यर्थ ठहराव। मतलब जो भी ठहराव कानून के द्वारा परिवर्तनीय न हो, मतलब मान्य न हो, तो उसे व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अनुबंध सृजित करता है। एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट सृजित करता है। किस चीज़ का सृजित करता है?
विशिष्ट अधिकार का सृजन करता है। वैसे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ छोटे छोटे पार्ट्स को उठाया गया, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा, आपके एकेडमिक एग्जाम में भी आएगा, तो ये छोटे छोटे ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि एक ठहराव व्यर्थनी अनुबंध होता है। एक ठहराव व्यर्थनी अनुबंध होता है जब, कब होता है? जब वह पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय होता है। जब पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो तभी वो व्यर्थनीय अनुबंध होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। ये अधिकांश बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। एक स्टेटमेंट है, इसके बारे में डिफाइन आपको करना है। तो चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रस्ताव में पक्षकार होने चाहिए। प्रस्ताव में जब प्रपोजल हम पेश करते हैं तो उसमें कितने पक्षकार होना चाहिए? कम से कम 2, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2। जैसे मैं और आप, 2 प्रस्ताव, देने वाला और एक्सेप्ट करने वाला। एक्सेप्ट करने वाला 1 से अधिक भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? किसी व्यक्ति के द्वारा। कोई भी व्यक्ति होता है वो किसी भी विशिष्ट प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर प्रति प्रस्ताव होता है। प्रति प्रस्ताव क्या होता है? स्वीकारकर्ता शर्तयुक्त स्वीकृति देता है। प्रति प्रस्ताव का मतलब होता है कि जब मैंने कोई प्रपोजल रखा तो स्वीकार करने वाला अपना कुछ शर्त या कंडीशन रखेगा, तो ऐसे स्वीकारकर्ता को क्या कहा जाता है? प्रति प्रस्ताव कहा जाता है, या ऐसे प्रपोजल को ही प्रति प्रस्ताव कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीलामी द्वारा किसी वस्तु के विक्रय, नीलामी द्वारा किसी वस्तु के विक्रय का विज्ञापन होता है। नीलामी के द्वारा किसी वस्तु के विक्रय का विज्ञापन होता है, वह किस तरह का प्रस्ताव है? तो ये प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होता है, आमंत्रण होता है। ठीक है, क्योंकि देखते होंगे नीलामी वगैरह किया जाता है तो पहले ही से अनाउंस कर दिया जाता है कि कल इस डेट में इस चीज़ को नीलाम करना है। तो ये क्या है? एक प्रस्ताव के लिए निमंत्रण। 21 हंसी में किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ये परिमाण प्रस्ताव कहलाता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित वस्तु को निश्चित कीमत पर व निश्चित समय पर बेचने के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? ये चालू या निरंतर प्रस्ताव कहा जाता है। 23 नंबर जब स्वीकारकर्ता अपनी स्वीकृति वापस ले लेता है। जब कोई स्वीकार करता, जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, आप एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन फिर बाद में वो स्वीकृति रिजेक्ट कर दिए, वापस ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वीकृति का खंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वीकृति का खंडन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानसिक स्वीकृति है, ये स्वीकृति नहीं है। मैंने दिमाग में एक्सेप्ट कर लेना, किसी से कहना नहीं, तो स्वीकृति नहीं माना जाता। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व स्वीकारकर्ता की मृत्यु हो जाती है। स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व जो स्वीकारकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ क्या होता है? तो प्रस्ताव प्रभाव शून्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी की बात को एक्सेप्ट किया, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले ही, प्रस्ताव तो रखा लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले ही चला गया, तो वहाँ पे क्या होता है? यही होता है, प्रस्ताव क्या होता है? ऑटोमेटिक शून्य हो जाता है। तो यह 1-2 चैप्टरों से क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू निकाला गया है। यह एमसीक्यू 25 क्वेश्चनों का कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और एक बार और कहना चाहेंगे कि वीडियो को अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करिए। रिस्पांस अच्छा आएगा तो वीडियो ऐसे ही मिलता रहेगा। फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों का सीरीज नेक्स्ट डे मिलेगा। तब तक के लिए